Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का मेरा सब्जेक्ट है निटिंग, कोड CD206। इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इसका फर्स्ट यूनिट लिया है मैंने इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ निटिंग यार्न पार्ट 1। निटिंग को पढ़ने से पहले इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। मीनिंग: द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ फैब्रिक बाय लूपिंग अ कंटिन्यूअस यार्न, यानी कि इस वस्त्र का निर्माण एक कंटिन्यूअस यार्न यानी कि सूत्र के द्वारा लूप्स बनाकर किया जाता है। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। इसमें यहाँ पर मैंने आपको 2 परिभाषाओं से अवगत कराऊंगी। पहला है टू मेक अ गारमेंट, फैब्रिक एक्सेट्रा बाय इंटरलॉकिंग द लूप्स ऑफ one or more yarn either by hand with knitting needles or by machine। ये एक परिधान या वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें लूप्स के अंतर्ग्रथन से, जिसमें 1 या 2 या उससे अधिक यार्न्स का प्रयोग हाथ के निटिंग नीडल्स के द्वारा यानी कि सिलाइयों के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा किया जाता है। सेकंड है नीडल वर्क created by interlocking yarn in a series of connected loops using straight eyeless needles or by machine। निटिंग को एक प्रकार का नीडल वर्क भी कहा गया है जिसका सृजन यार्न के अंतर्ग्रथन से होता है, जिसमें लूप्स एक दूसरे से श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा इसका निर्माण एक बिना आँख वाली नीडल्स यानी कि सिलाइयों के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि टेक्सटाइल टेक्निक्स के बारे में हम उसके प्रस्तावना को जानेंगे। The evolution of textiles, although man's first article of clothing and furnishings were probably animal skin wraps, which was sometimes stitched together using bone needles and animal sinews। इसका मतलब है कि टेक्सटाइल्स का जो एवोल्यूशन हुआ था या उसकी जो उत्पत्ति हुई थी और मनुष्य के द्वारा जो पहला उसका आर्टिकल था यानी कि जो क्लोथिंग आर्टिकल था या फर्निशिंग्स थी वो एनिमल के स्किन रैप्स ही थी, यानी जानवरों की खाल हुआ करती थी। इस खाल को बोन नीडल से या फिर एनिमल के स्न्यूज़ का मतलब होता है बहुत ही हार्ड टिश्यूज़ होती हैं, फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं या फिर जिसे हम टेंडन्स या फिर लेगामेंट्स भी कहते हैं, उनके द्वारा उस मटेरियल को सिला जाता था। Then he soon attempted to manipulate the fibrous materials into textile fabric। फिर धीरे धीरे उसने फाइब्रस मटेरियल्स को जाना और उस फाइब्रस मटेरियल्स यानी कि जो तंतु वाले सामग्री थी उससे टेक्सटाइल वस्त्र का निर्माण करना शुरू किया, यानी उस फाइब्रस मटेरियल को उसने टेक्सटाइल फैब्रिक में परिवर्तित किया। Encouraged by experience gained from interlacing the branches, leaves and grasses in the production of primitive shelters। ये उसने बहुत ही प्राचीन समय से जब उसने अपने लिए घर बनाया तो उस शेल्टर में किस प्रकार से उसने ब्रांचेस को इंटरलेस किया और ब्रांचेस के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और ग्रासेस यानी कि घास के द्वारा उसने अपने शेल्टर्स को तैयार किया और इसी से उसने कपड़े को बनाने की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ से प्रारंभ की थी।
The word textile originated from the Latin word texere. अब जो टेक्सटाइल शब्द है उसका उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द से हुई है और एक प्रकार का ये वर्ब है और वर्ब है टेक्सर जिसका अर्थ है टू वीव. बट एज द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स term and definitions glossary explain, it's now a general term which is applied to any manufacture from fibers, filaments or yarn which is characterized by the flexibility, the fineness and the high ratio of length to thickness. टेक्सटाइल शब्द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट टर्म्स एंड डेफिनेशन ग्लॉसरी ये समझाता है हमें कि टेक्सटाइल एक साधारण शब्द है और किसी भी प्रकार के तंतु, फिलामेंट और यान के द्वारा कोई भी चीज़ अगर निर्मित की जाती है तो वो टेक्सटाइल के अंतर्गत ही उसे सम्मिलित किया गया है. लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो होनी आवश्यक है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, फाइननेस यानी कि महीनता तथा लंबाई और थिकनेस का जो उच्च रेशियो है वो भी सही होना आवश्यक है. टेक्सटाइल फैब्रिक can be produced directly from webs of fibers by bonding, fusing or interlocking to make non-woven fabrics and felts. अब ये कहा गया कि जो टेक्सटाइल फैब्रिक्स है वो हम प्रत्यक्ष रूप से फाइबर्स के वेब्स के द्वारा यानी कि जाल के द्वारा भी बना सकते हैं और उस जाल को हम बॉन्डिंग से, फ्यूजिंग से और इंटरलॉकिंग की सहायता से नॉन वोवन वस्त्रों का यानी बिना बुने वस्त्रों का तथा नमदे का निर्माण कर सकते हैं. परंतु उनकी जो भी भौतिक गुण होते हैं वो उसके आखिरी यानी कि जो उसके अंतिम प्रयोग पर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं यानी उन्हें रोकते हैं. सो हम ये कह सकते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज टेंड टू रिस्ट्रिक्ट their potential and uses. The mechanical manipulation of yarn into fabric is the most versatile method of manufacturing the textile fabric for a wide range of end uses. परंतु जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन है यानी कि हैंडलिंग है, यान को वस्त्र में परिवर्तित करना, ये एक बहुत ही व्याप्त विधि है जिसमें हम टेक्सटाइल फैब्रिक का निर्माण करते हैं और इसका जो अंतिम प्रयोग होता है वो बहुत ही अधिक होता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फैब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि वस्त्र संरचना. There are three principal methods of mechanically manipulating yarn into textile fabrics. हम ये देख सकते हैं कि 3 मुख्य विधियां हैं जिसके द्वारा हम यान को टेक्सटाइल वस्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं या उसे हैंडल कर सकते हैं. पहला है इंटरवीविंग, इंटरट्विनिंग एंड इंटरलूपिंग. ये तीनों की तीनों विधियां जो हैं ये हैंड मैनिपुलेटेड तकनीक पर आधारित है. थ्रू द एप्लीकेशन ऑन प्रिमिटिव फ्रेम्स इनटू सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑन ऑटोमेटेड मशीनरी. तो इसका मतलब है कि यही कार्य जो कभी पहले हाथों के द्वारा किया जाता था ये उन्हीं तकनीकों पे आधारित है और जो ये प्राचीन समय में किया जाता था आज उसकी जगह जो है ऑटोमेटिक मशीनरीज ने यानी स्वचालित मशीन्स ने ले ली है और इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो लगभग एकदम समान है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरवीविंग. इंटरवीविंग का मतलब है इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 sets of straight threads, warp and weft, which cross and interweave at right angles to each other. Weaving is by far the oldest and most common method of producing continuous lengths of straight edged fabric. इंटरवीविंग का अर्थ
वीविंग प्रक्रिया से भी हम इसे कह सकते हैं। अगर हम आम भाषा में देखें तो इसमें दो प्रकार के धागे चलते हैं। एक स्ट्रेट धागा होता है जिसे हम वॉप बोलते हैं, और एक क्रॉसवाइज चलता है जिसे हम वेव धागा बोलते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरवीव होते हैं या इंटरलेस होते हैं तो वो राइट एंगल पे इंटरलेसमेंट किया जाता है, यानी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड राइट एंगल का मतलब है एक 90 डिग्री का एंगल का निर्माण किया जाता है। और वीविंग एक सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी विधि है और सबसे कॉमन विधि है जिसमें हम जो बेसिक वस्त्र है उसका निर्माण करते हैं। सेकेंड मेथड है इंटरट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मेथड। इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि ब्रेडिंग है, नॉटिंग है, और जहाँ पर धागे जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मेथड। इसमें जैसे कि नॉन वुवन फैब्रिक्स को भी ले सकते हैं, या इस विधि को हम नॉन वुवन में हम मैश फैब्रिक को भी सम्मिलित करते हैं। इस स्लाइड में आप इंटरवीविंग, इंटरट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग में हम कुछ इमेजेस देख सकते हैं। तो इंटरवीविंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वॉप एंड वेव थ्रेड्स को इंटरलेस किया गया है, और इंटरट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग इमेजेस में आप देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रेट धागों पे वो एक तरह से ट्विस्ट किया गया है उस पर, और यानी कि उसमें इंटरट्विनिंग भी हुआ है। इस प्रकार से भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। फिर हमारा थर्ड आता है इंटरलूपिंग। Interlooping consists of forming the yarns into loop, each of which is typically only released after a succeeding loop has been formed and intermeshed with it so that a secure ground loop structure is achieved. Interlooping का मतलब है interlocking of loops. इसमें जो भी yarns loop बनाता है वो आगे वाली लूप्स बनाने के लिए नीचे वाली आधार वाली लूप्स का बनना पहले आवश्यक होता है, तभी आगे जाके जो है उसकी संरचना का निर्माण होगा और हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। The loops are also held together by the yarn passing from one to the next. एक ही धागे के द्वारा हम एक लूप से दूसरे लूप में हम यार्न को पास करते हैं। अगर हम इसमें सिंप्लीफाइड इलास्ट्रेशन में हम इस इफ़ेक्ट को इलास्ट्रेट करके बताएंगे। सो निटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरलूपिंग एंड इट इज़ द सेकेंड ओनली टू वीविंग एज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल प्रोडक्ट। निटिंग जो है ये भी एक बहुत ही कॉमन मेथड है और ये वीविंग के बाद दूसरे स्थान पर आता है वस्त्र निर्माण में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नीचे वाले लूप्स में ऊपर वाले लूप्स का अंतर्ग्रथन हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे वाले लूप्स हैं। जब तक ये बेस नहीं बनता है तब तक ये लूप्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। और आपने देखा ये एक ही धागा जो है वो किस तरह से पूरे लूप्स में अंतर्ग्रथित हो जाता है। जब ये पूरी रो कंप्लीट होती है उसके बाद ही हम दूसरी रो का इसमें निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ हैंड निटिंग, यानी हैंड निटिंग की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। निटिंग टर्म को हमने एक तकनीक के रूप में हम इसे डिस्क्राइब करते हैं या समझाते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टिंग हम टेक्सटाइल स्ट्रक्चर है। ये निटिंग एक प्रकार का टेक्सटाइल संरचना है जिसमें हम मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि एक
कंटिन्यूस लंबाई का हम यान लेते हैं और उसमें हम वर्टिकली लूप्स होते हैं और उन्हीं वर्टिकल लूप्स पे हम उसको इंटरलॉक होते हैं वो सारे लूप्स, ठीक है। एंड इट रिलाइज heavily on the availability of fine, strong, uniformly spun yarns. और knitting जो है, अगर आपको बहुत ही अच्छी बनानी होती है तो उसके लिए जो हमें जिस प्रकार का यान चाहिए होता है वो बहुत ही फाइन होना चाहिए, दूसरा वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए यानी एक जैसा होना चाहिए, और स्पन यान होना चाहिए। The term knitting dates from the mid 16th century. Earlier words such as the Saxon word, term knitting जो है उस शब्द का प्रयोग बहुत मिड 16th सेंचुरी तक, मतलब उसका बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाने लगा था। बट 16th सेंचुरी से पूर्व ये जो वर्ड था, ये सेक्सन वर्ड नाइटन से लिया गया था और इसका उल्लेख संस्कृत शब्द से भी किया गया है, नाहट से, जो कि बहुत ही कम बताया गया है, इंडिकेटिंग दैट द निटिंग प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम सोर्सेज सच एज एक्सपीरियंस गेन बाय नॉटिंग एंड कॉप्टिक निटिंग। तो नॉटिंग मेथड और जो कॉप्टिक निटिंग है, जो कि नीडल के द्वारा, यानी कि हमारी जो स्विंग नीडल होता है उसके द्वारा जो हम लूप्स बनाते हैं, उससे हम कहते हैं कि ये कुछ कुछ उसका उस निटिंग का स्रोत है।